हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है, क्या क्या चुनौतियां हैं इस क्षेत्र में, क्या रणनीतियां हैं भारत की, क्या क्या कार्य योजनाएं होनी चाहिए इस क्षेत्र में जिससे ये क्षेत्र हमारे लिए और लाभदायक सिद्ध हो सके। क्योंकि इस 21वीं सदी जो है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। तो इस क्षेत्र की महत्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये टॉपिक भी मेंस के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो भारत की शक्ति है वो बहुत असीम है, लेकिन अभी ये जागृत अवस्था में नहीं है। और इस क्षेत्र में भारत के पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से कुछ कारणों पे हम चर्चा करेंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े देश हैं वो अपने कुल जीडीपी का बहुत अधिक परसेंट जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यूज़ करते हैं, लेकिन भारत केवल 0.6% ही यूज़ करता है। जबकि अमेरिका, चीन जैसे जो बड़े बड़े देश हैं जो काफ़ी इस क्षेत्र में आगे हैं, वो अपने जीडीपी का बहुत अधिक यूज़ करते हैं भारत से। और क्योंकि भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान ज़्यादातर सरकारी संस्थाओं में ही होता है, इसलिए अत्याधुनिक आविष्कारों तक जनता की पहुंच नहीं बन पाती है। देखते हैं अधिकतर यहाँ जो राइट्स हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के पास ही रहते हैं। जो भी इनोवेशंस और अनुसंधान होने होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के मतलब एजेंसीज़ के थ्रू ही होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें इस क्षेत्र में पीछे ले जाता है। और विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत जो है ब्लूमबर्ग ग्लोबल इंडेक्स 2021 में 50वें नंबर पे था, और विपो जिसे हम कहते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, उसमें 48वें नंबर पे था, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। जबकि अगर इसमें रैंकिंग सुधरेगी तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफ़ी अधिक विकास हो सकता है। और रिसर्च एवं डेवलपमेंट क्षेत्र में अमेरिका और चीन काफ़ी ऊपर हैं भारत से, जबकि भारत का स्थान 9वां है। और वहीं जो भारतीय प्रतिभाएं हैं वो विदेशों में अपनी चमक बिखेरती हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे वो माहौल नहीं मिल पाता। और कई ग्लोबल टेक जायंट्स इनका साक्षात उदाहरण है, जैसे आप सुंदर पिचाई को ही देख लीजिए, ठीक, या सत्य नडेला हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब फॉरेन में जाके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका में इंडियन डॉक्टर्स भी काफ़ी छाए हुए हैं। और वैज्ञानिकों में अमेरिकन वैज्ञानिकों में लगभग 12% इंडियन मूल के हैं, ठीक। तो सोचने वाली बात यह है कि ये क्यों आखिर इतना लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से, ठीक। इनके पीछे भी कुछ कारण दिए जा सकते हैं, उन्हें भी कुछ पॉइंट से समझ सकते हैं। जैसे भारत में वैज्ञानिकों का बहुत कार्य प्रशासनिक कार्यों में चला जाता है और वे नौकरशाही से त्रस्त हैं। मतलब जो यार इनोवेशन के क्षेत्र में है, अब वो तुम उससे कह दो नहीं ये फाइल का काम करो, वो फाइल का काम करो, तो वो फाइल का काम करेगा या कोई क्षेत्र मतलब किसी चीज़ का इनोवेशन करेगा? तो वो कहीं ना कहीं हम उसी जाल में फंस जाते हैं। और संस्थाओं में प्रोत्साहन की कमी है, अनुसंधान के फलने फूलने के लिए योग्यता केंद्रित प्रतिस्पर्धा माहौल की कमी है, ठीक। कुछ पॉइंट्स ये हो सकते हैं। और संस्थानों में अच्छे अनुसंधान उपकरण नहीं खरीदे जाते हैं। फंड्स तो आते हैं लेकिन उनका सही ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है, ठीक। और अधिकांश पीएचडी स्कॉलर्स को बहुत मामूली धनराशि दी जाती है, जो कि मतलब हम कह सकते हैं अगर वो वैश्विक अनुसंधान नेटवर्क में शामिल भी होना चाहे तो चाह के भी नहीं शामिल हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट्स और वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं चाहिए उनके लिए बहुत अधिक धन की ज़रूरत होती है, लेकिन उतना हम लोग प्रोवाइड भी नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो एनईपी आया है, नई शिक्षा नीति, इसके तहत जो घोषित किया गया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत मतलब रैंडम चेंजेस की बात कही गई है। और इसके सुधार के प्रस्ताव हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक अलग से प्रशासनिक तंत्र और अनुसंधान कार्यालय हो जिसमें अनुसंधान में हस्तक्षेप ना हो, ठीक। और ईज़ ऑफ डूइंग रिसर्च के लिए बहुत सारी योजनाएं चलानी चाहिए, ठीक। अनुसंधान को भारत की चुनौतियों और विकास के प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना है, क्योंकि भारत में अनुसंधान को लेकर काफ़ी चुनौतियां आएंगी और उनको विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें
उन्हीं के ढर्रे पे अपने अनुसंधान को बढ़ावा देना पड़ेगा। और विदेशों की तर्ज पे भारत की प्रमुख शोध एवं अनुसंधान प्रयोगशालाओं विश्वविद्यालयों से जोड़ना, क्योंकि विश्वविद्यालयों में शोध को इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन जो पीएचडी करते हैं सिर्फ उन उन तक ही रहता है। लेकिन जब शुरुआती लेवल से ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे तो उनका रुझान और इस चीज़ के लिए बढ़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। वहीं पीएचडी व स्कॉलर के हितों को साधने के लिए वित्त पोषण करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, उनको इतना फंड्स नहीं मिलता, लेकिन अब उनको देना होगा ताकि विदेशों की ओर पलायन ना कर सकें। भाई वहाँ पे अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से पीएचडी करते हैं। और शुरुआती शोधकर्ताओं के लिए कैरियर विकल्पों में सुधार किए जाने चाहिए। भाई उनको हम लोग गारंटी दे सकते हैं कि हाँ, हम आपको इस क्षेत्र में रख सकते हैं, उस क्षेत्र में रख सकते हैं, जिससे वो विश्व स्तरीय शोध परिणाम प्राप्त कर सकते हैं हम लोग उनसे। ठीक है। और अनुसंधान को सराहने और वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हो। भाई हर आदमी सम्मान का भूखा होता है, हर आदमी को फेम चाहिए। तो हम उनमें कहीं ना कहीं इनको सम्मानित करके राष्ट्रीय स्तर पे हम उनको और काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और मीडिया की सकारात्मक भूमिका इसमें काफ़ी हद तक हो सकती है। अन्य चीज़ों को दिखाने से बेहतर है कि हम लोग शोध और परिणामों को दिखाएं, ताकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे उनका युवा इसके लिए जागृत हो सके। ठीक। और पाठ्यक्रमों में उचित बदलाव और स्कूली स्तर पर मॉडल्स, डायग्राम और ये सारी चीज़ें जिला, मंडल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे छात्र मतलब सम्मान देना चाहिए, जिससे छात्र उत्साहित हों इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और इससे जागरूकता भी बढ़ती है। और वैज्ञानिक प्रसार के साथ साथ वैज्ञानिक संवाद को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक। तो ये बहुत सारे, क्योंकि स्कूल स्तर पे ही हम उनको उस ढर्रे पे विकसित करेंगे, तो वो यूनिवर्सिटी और पीएचडी करते समय, अनुसंधान करते समय वो एक अलग लेवल उनका हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो बॉटम से ही देखा हुआ है। ठीक। फिर इन आखिरी में हम कह सकते हैं कि इन सभी प्रयासों के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए उत्थानशील वातावरण बनाया जा सकता है इन सभी प्रयासों के माध्यम से। और वर्तमान में ऐसी गतिविधियां कार्यरत भी हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, ग्रास रूट लेवल से शुरू होके, स्कूल लेवल से शुरू होके यूनिवर्सिटी लेवल तक और पीएचडी लेवल तक बहुत सारी ऐसे सरकार ने प्रयास किए हैं अपनी तरफ से। तो बस आवश्यकता है तो उन्हें एक बेहतर और सुनियोजित तरीके से लागू करने की। ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको ऑडियो लेक्चर श्रृंखला जो चल रही है उसका ये अंक पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।